वालेकुम जी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट इंटरव्यूज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है और आज के इंटरव्यू नंबर 20 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टेस्ट फॉर कंक्रीट। कंक्रीट के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं या फिर कंक्रीट पे कौन कौन से टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। देखिए, स्लम टेस्ट किया जाता है कंक्रीट की वर्कबिलिटी को फाइंड करने के लिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है, इसके लिए क्यूब टेस्ट भी किया जाता है और सिलेंडर टेस्ट भी किया जाता है। इसके अलावा जी टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट है, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। इसके अलावा जी रिबाउंड हैम्बर टेस्ट, ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। इसके अलावा है जी वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट, ये टेस्ट किए जाते हैं जी कंक्रीट पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ इज द कंप्रेशन टेस्ट परफॉर्म्ड। ये जो टेस्ट हैं ऊपर हमने जो डिस्कस किए हैं, इनमें एक है कंप्रेशन टेस्ट। अब कंप्रेशन टेस्ट किस लिए किया जाता है कि कंप्रेशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो कंप्रेशन टेस्ट जो है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कंप्रेशन टेस्ट के लिए क्यूब यूज होते हैं या फिर सिलेंडर यूज होता है। ठीक है, और ये जो क्यूब यूज होती है, क्यूब का साइज क्या होता है जी, 6 इंच 6 इंच 6 इंच। ठीक है, और इंचेस को हम एमएम में लेंगे तो 150 mm मल्टीप्लाई 150 mm मल्टीप्लाई बाय 150 mm, ये क्यूब का साइज होगा। ठीक है, या तो फिर क्यूब से ये कंप्रेशन टेस्ट कंप्रेशन स्ट्रेंथ फाइंड की जाती है, और या फिर सिलेंडर से जो है वो कंप्रेशन स्ट्रेंथ को फाइंड किया जाता है। ठीक है, और सिलेंडर का साइज क्या होगा, 150 इसका डायमीटर होगा, और हाइट की बात करें तो ये 300 होगी। मतलब 6 इंच का इसका डाया होगा और 1 फीट इसकी हाइट है। ठीक है, इन दोनों से या तो कंप्रेशन फाइंड करने के लिए या तो हम क्यूब टेस्ट करेंगे या सिलेंडर टेस्ट करेंगे। अब आपने अगर क्यूब टेस्ट करना है तो क्यूब में कंक्रीट को भर दिया जाता है या सिलेंडर में कंक्रीट को भर दिया जाता है। भरने के बाद उसकी अच्छी तरह कंपैक्शन की जाती है और उसकी फिर 28 डेज क्यूरिंग की जाती है। क्यूरिंग के बाद इसी सैंपल को मशीन में डाला जाता है, यूटीएम मशीन। ठीक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है। ठीक है, इस मशीन में डालते हैं, डालने के बाद इसके ऊपर ग्रेजुअली लोड डाला जाता है और उस लोड को इंक्रीज किया जाता है, चाहे वो सिलेंडर है या चाहे वो क्यूब है। तो इसके ऊपर लोड लगाया जाता है। अब लोड हम इंक्रीज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, जिस पे आके ये क्रैश कर जाएगा। ठीक है, अगर क्यूब है तो क्यूब भी क्रैश कर जाएगा। तो जिस पे आके ये क्रैश कर जाएगा, उस लोड या उस लोड को जो है वो फाइंड कर लिया जाता है और नोट कर लिया जाता है, और वो ही उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी जी, कि जो लोड लग रहा होगा किसी भी स्पेसिफिक एरिया पे, तो उस स्पेसिफिक एरिया पे लगने वाला लोड उसकी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच स्ट्रेंथ इज यूज्ड, क्यूब या सिलेंडर। हम सिलेंडर की स्ट्रेंथ को जो है वो कंसिडर करेंगे या क्यूब की स्ट्रेंथ को कंसिडर करेंगे, या कौन सा हम यूज करते हैं। देखें, अगर हमने दोनों को टेस्ट किया है, हमने अगर 1:1:2 की जो हमारे पास रेशियो है, इस रेशियो से हमने टेस्ट किया, तो इस रेशियो से मुराद होता है M25। ठीक है, तो ये 25 मेगा पास्कल इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसको हम देखते हैं तो ये 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, मैंने ऊपर बताया जो लोड होगा जितने भी एरिया पे होगा। ठीक है, अगर उसका कितना एरिया, कितने एरिया पे कितना लोड लग रहा है, वो उसकी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो अगर हमारी ये रेशियो है तो इसका 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर जो है वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, हम कोई भी रेशियो टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने के लिए अगर तो हम क्यूब यूज करेंगे तो हमारा आंसर कुछ और आएगा।
स्ट्रेंथ कुछ और आएगी, अगर सिलेंडर देखेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ कुछ और आएगी, ठीक है। और नॉर्मली जो क्यूब की है, क्यूब की अगर 100% आती है तो सिलेंडर की 80% होगी स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ तो वही होगी, मतलब मटेरियल तो वही है, रेशियो तो वही है, लेकिन अगर हम सिलेंडर से चेक करेंगे तो उसका आंसर 80% आएगा, ठीक है। तो 80% से मतलब है कि रेशियो वही है, लेकिन रिजल्ट इसने स्ट्रेंथ इसने कम शो की। कम शो से मुराद ये है कि इसमें अगर हम इसको ओरिजिनल मान के चलेंगे तो हमारा 80% को ओरिजिनल मान के चलेंगे तो हमारा ऊपर वाला 20% फैक्टर ऑफ सेफ्टी में चला जाएगा, सेफ्टी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो हाँ जी, क्वेश्चन ये था कि हम दोनों में से कौन सा यूज करते हैं। देखें, क्यूब जो है, क्यूब यूज होता है हमारे इस हिस्से में, पाकिस्तान, इंडिया और यूएई, ठीक है, इन एरियाज में क्यूब यूज होता है। जबकि सिलेंडर का जो रिजल्ट है ये कंसीडर करते हैं जी अमेरिका, कनाडा, इन एरियाज में सिलेंडर की स्ट्रेंथ को ही एक्चुअल स्ट्रेंथ कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये 80% होती है, ठीक है, 0.8 होती है टाइम्स दी क्यूब स्ट्रेंथ, क्यूब के 0.8 टाइम्स होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है इन एरियाज में, यानी कि यूएसए और कनाडा में सिलेंडर को ही यूज किया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीमेंट एंड देयर यूजेस। टाइप्स ऑफ सीमेंट कौन कौन सी है। टाइप्स ऑफ सीमेंट में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कौन सा होता है जी, ये आम इस्तेमाल होने वाला सीमेंट है। सीमेंट कब बना, 1824 में बना। और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर केमिकली कंपोजिशन की बात करें, ठीक है, तो इसमें ट्राई कैल्शियम अलूमिनेट, ड्राई कैल्शियम अलूमिनेट, ड्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम अलूमिनेट, ठीक है, ये इसके इंग्रेडिएंट्स होंगे केमिकली कंपोजिशन की बात करें तो, ठीक है। आगे है जी सल्फर सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट। अब सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट क्या होता है, ये ऐसा सीमेंट होता है जो जिसकी रेजिस्टेंस, जो सल्फेट को ज्यादा रेजिस्ट करता है, मतलब जहां पे साल्टी वाटर हो या ऐसा वाटर हो जिसमें तजाबियत हो, तो उन जगहों पे हम ये सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें डाई कैल्शियम सिलिकेट की मकदार थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी रैपिड हार्डनिंग टेस्ट। रैपिड हार्डनिंग टेस्ट कौन सा होता है जी, जो जल्दी से सख्त हो जाता है और जल्दी से सेट हो जाता है। अब जल्दी से सेट होने वाला, इसमें इसमें फाइनर ग्रेडियंट जो है फाइनर ग्राइंडिंग होगी। जो मटेरियल हम यूज करते हैं उनका साइज, यानी कि जो सीमेंट है उसका साइज फाइन होगा, और जितना ज्यादा फाइन होगा, ठीक है, उतनी हमारी जो है वो तेजी से उसका हाइड्रेशन का अमल होगा, और तेजी से हाइड्रेशन का अमल होगा तो सेट भी तेजी से होगा। एक तो हमारे पार्टिकल्स का साइज फाइनर होगा, और दूसरा इसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मकदार भी ज्यादा होगी। ये किसमें होगी जी, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। नेक्स्ट है जी लो हीट सीमेंट। लो हीट कौन सा सीमेंट होता है जी, जो जो हीट कम जो है ना, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है इसकी लो होती है, आहिस्ता 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 हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर आहिस्ता आहिस्ता होगी तो सेट जो है सीमेंट बड़ी देर से होगा। तो ये लो हीट सीमेंट को यूज करते हैं मैसिव स्ट्रक्चर में। अब मैसिव स्ट्रक्चर कौन सा है जी, ये डैम्स वगैरह जो है ना, ये मैसिव स्ट्रक्चर में आते हैं। तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होगा तो लो हीट सीमेंट यूज किया जाता है। अब लो हीट सीमेंट में डाई कैल्शियम सिलिकेट की परसेंटेज मैक्सिमम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट क्या होता है जी, डेकोरेशन पर्पज के लिए जो है हम मैक्सिमम ये वाइट सीमेंट को यूज करते हैं, जिसका कलर भी वाइट होगा। नेक्स्ट है जी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। अब पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के अगर हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या सीमेंट में पोजोलाना मटेरियल शामिल कर देंगे, ठीक है, ये तकरीबन जो है वो 15 से 35% हम पोजोलाना मटेरियल ऐड कर देते हैं। पोजोलाना मटेरियल में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि फ्लाई ऐश वगैरह, फ्लाई ऐश वगैरह हम यूज़ कर देते हैं, और मिक्स करने से हमारे पास जो सीमेंट आता है उसको हम पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें अब चूंकि फ्लाई ऐश या पोजोलाना जो भी है उसका साइज बहुत फाइन होता है। अब फाइन होने की वजह से जब दोनों को हम मिला के यूज करते हैं तो कुल मिला के जो सीमेंट का साइज होगा, पार्टिकल का साइज होगा, वो बारीक हो जाएगा, और बारीक होने की वजह से
कंक्रीटिंग में क्रैक्स कम से कम आएंगे क्योंकि वाइड्स कम से कम होंगे। ठीक है, तो ये पोज़ोलाना सीमेंट जो है ये एक तो हमें जो है वो इकोनॉमिकली पड़ता है क्योंकि हमने सीमेंट की जगह सीमेंट फ्लाई ऐश भी उसमें यूज़ कर लिया, तो एक तो इकोनॉमिकल होगा और इको फ्रेंडली होगा। ठीक है, ड्यूरेबल होगा। ठीक है, इसके अलावा जी हाई एलुमिना कंक्रीट सीमेंट। और हाई एलुमिना सीमेंट कौन सा होता है? ऐसा सीमेंट जो हाई एलुमिना यानी कि जिसमें ये जो है रिफैक्ट्री या हाई टेम्परेचर वाले एरियाज में जो है हाई एलुमिना सीमेंट को यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज मेन होल? ये मेन होल क्या होता है जी? मेन होल अगर तो हमने कोई सीवर लाइन है, ये अगर सीवर लाइन अगर चल रही है तो सीवर लाइन में कुछ डिस्टेंस के बाद एक होल बनाया जाता है, फिर आगे कुछ डिस्टेंस के बाद होल बनाया जाएगा, फिर आगे कुछ डिस्टेंस के बाद होल बनाया जाएगा, फिर ये सीवर लाइन हमारी इस तरफ जा रही है तो ऐसे फिर आगे ये एक होल बनाया जाएगा, ये मेन होल होगा। ठीक है, और मेन होल का पर्पस क्या होगा? अगर ये लाइन है हमारी, ये सारी लाइन चल रही है तो इस लाइन में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो सकती है। ठीक है, अब इस मेन होल जो है ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है? वाई द मेन होल प्रोवाइड? एक तो इस जो हमारी सीवर लाइन है इसकी मेंटेनेंस के लिए, एक पॉइंट हो गया मेंटेनेंस। दूसरा है जी अगर कहीं ब्लॉकेज हो जाती है तो ब्लॉकेज को जो है वो रिमूव करने के लिए। और तीसरा ये है कि इन जो पाइप हैं या सीवरेज लाइन है, इनमें सीवर की वजह से या मतलब उसमें जो हमारे उसकी कंपोजिशन होती है, ठीक है, और गैसेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उस गंदे पानी की वजह से उसमें गैसेस बनेंगी और उस गैसेस को रिलीज करने के लिए भी मेन होल को प्रोवाइड किया जाता है ताकि उधर से जब गैसेस गुजरें तो मेन होल एज अ वेंटिलेटर यूज हो उन गैसेस के लिए। तो ये तीन पर्पस हैं जी मेन, एक हो गया मेंटेनेंस, एक हो गया ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए और एक वेंटिलेशन के लिए। अब क्वेश्चन है जी ये जो मेन होल है इस मेन होल का डिस्टेंस कितना रखा जाता है? जी डिस्टेंस तो डिपेंड करता है उसके डाया पे। अगर तो हमारा नॉर्मली 1 फुट का डाया तो 1 फुट, अगर वो पाइप का डाया तो 1 फुट के लिए तकरीबन 30 मीटर से 50 मीटर तक के डिस्टेंस के बाद हम जो है मेन होल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये तो हो गया उसका डिस्टेंस। इसके अलावा अगर जहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही होगी कि सीवर लाइन हमारा ऐसा गया, मेन होल बनाया और सीवर लाइन फिर ऐसे जानी है, तो जहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है वहां पे मेन होल प्रोवाइड करना मस्ट है। नंबर एक तो डिस्टेंस हो गया कि 30 से 50 फीट के मीटर के बाद हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और किस सूरत में? जब डाया 1 मीटर का होगा तब। और दूसरा ये है कि चेंज इन डायरेक्शन, जहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। आ गया जी जंक्शन एंड इंटरसेक्शन, ये भी वही चीज है जी। ठीक है, जहाँ पे 2 3 4 आके मिल रहे हैं या जंक्शन बन रहा है या इंटरसेक्शन बन। स्लोप चेंज से मरा है कि ऐसे हमारी एक स्लोप जा रही है तो दूसरी यकदम अगर उसका साइज ग्रेडियंट नीचे बैठ गया या ऊपर निकल गया या नीचे बैठ गया तो नीचे बैठने की वजह से स्लोप चेंज हो रहा है, तो वहां पे भी जो है ना उसको हम ड्रॉप मेन होल बोलते हैं। तो है तो ये मेन होल ही है ना, तो वहां पे भी हम मेन होल प्रोवाइड करते हैं। बाकी जी ये 1 फुट साइज होगा, डायामीटर होगा तो उसके लिए ये डिस्टेंस है। तो अगर इसी तरह एक होगा तो उसके लिए 45 मीटर, अगर 2 फुट का डाया होगा तो उसके लिए 75, 3 फुट का डाया होगा तो उसके लिए 90 मीटर, 4 फुट का डाया होगा, ये मीटर्स में लिखा हुआ है, मैं इसको फुट में जो है बता रहा हूँ। ठीक है, इशारिया 3, इशारिया 6, इशारिया 9, इशारिया 1.2 और 1.5। ठीक है, 1.5 तकरीबन ये 5 फुट बन जाएगा। 5 फुट का होगा तो 250 मीटर डिस्टेंस रखा जाएगा। जितना बड़ा डाया होगा सीवर का उतनी ज्यादा लेंथ के बाद जो है ना हम अगला मेन होल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लेंथ के बाद। लेकिन जब कि अगर इस लेंथ में अगर कहीं हमने डायरेक्शन चेंज करनी है तो डायरेक्शन अगर चेंज करेंगे तो फिर हर सूरत मेन होल प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट क्वांटिटीज आर इंक्लूडेड इन BOQ ऑफ द सीवेज लाइन? सीवरेज लाइन अगर हम करते हैं तो उसके लिए BOQ होती है, बिल ऑफ क्वांटिटीज।
बिल ऑफ क्वांटिटीज मतलब क्या क्या चीज़ें हम जो है ना वो क्वांटिटीज किन किन चीज़ों की लेंगे अगर हम सीवर लाइन कोई उसकी क्वांटिटीज निकाल रहे हैं। तो देखें अगर हमने सीवर लाइन की क्वांटिटी निकालनी है तो हमने सबसे पहले ये है, ये अगर हमने ज़मीन है तो ज़मीन की ये हमने खुदाई की तो ये इतनी तो होगी एक्सीवेशन, तो एक तो एक्सीवेशन हो गया, ठीक है। और उसके बाद नीचे हम जो है वो कोई कंक्रीट का या कोई जो है ना वो पैड बनाएंगे या फिर हम उसमें एग्रीगेट जो है वो डाल देंगे, एक तो ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद इसके ऊपर पाइप जो है ना उसको जो है बिछाएंगे, यानी कि ये मेन पाइप होगा, सीवर लाइन होगी, ठीक है। सीवर लाइन के बाद साइडों पे भी होगा, ये हो गया। और उसके बाद क्या है जी, पाइप भी हमने लेकर दिया, बिल्डिंग मटेरियल भी होगा, मेन होल। हाँ, अगर ये हमारी कोई लेंथ है तो लेंथ के बाद हमने इधर मेन होल प्रोवाइड किया, इधर भी मेन होल प्रोवाइड किया। तो मेन होल भी तो हम जो है वो 30 मीटर से 50 मीटर के बाद मेन होल भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेन होल भी इसमें कंसिडर करेंगे। इसके अलावा बाद में हमने ये सीवर लाइन लगाने के बाद इसमें मट्टी को रीफिल कर दिया, तो रीफिल भी एक आइटम इसमें आएगा, ठीक है। तो क्या क्या आइटम आ रहे थे जी, एक्सीवेशन, पाइप लेइंग, ये है जी एक्सीवेशन नंबर वन, और पाइप लेइंग, फिर जी बिल्डिंग बेडिंग मटेरियल जिसमें सैंड और ग्रेवल हो सकते हैं, मेन होल, फिर बैक फिलिंग, फिर कंक्रीट वर्क, और फिर पाइप डायमीटर एंड टाइप स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब जब आपने एक्सीवेशन की तो एक्सीवेशन कैसे करते हैं जी, एक्सीवेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। एक्सीवेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये अगर है तो हमने ये, अगर हमारे पास कोई ट्रंच है तो ट्रंच का एक्सीवेशन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ लेते हैं, ठीक है। इस ट्रंच की विड्थ लेंगे, विड्थ और मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट और मल्टीप्लाई बाय इसकी लेंथ। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक्सीवेशन की क्वांटिटी आ जाती है, ठीक है। और क्या फार्मूला होगा एक्सीवेशन का, एक्सीवेशन इज इक्वल टू, एक्सीवेशन वॉल्यूम में होगी ना, तो एक्सीवेशन वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रंच की विड्थ, उसकी डेप्थ और उसकी लेंथ, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, ये जो हमने ट्रंच की विड्थ ली है, ट्रंच की विड्थ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए ट्रंच की विड्थ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अगर ये ट्रंच है तो ट्रंच की विड्थ कितनी होगी, इधर से लेके इधर तक ट्रंच की विड्थ है ना, यही ट्रंच की विड्थ है। तो इसमें सबसे पहले तो हमने इधर जो है कोई नीचे मटेरियल मटेरियल डाल के ऊपर ये हमने जो सीवर लाइन है, इस सीवर लाइन की इस तरफ भी और इस सीवर लाइन की इस तरफ भी, ठीक है, क्या होगा, क्लीयरेंस होगी, ये डिस्टेंस होगा जिसको हम बोलते हैं क्लीयरेंस, ठीक है। तो डायामीटर प्लस ये वाली क्लीयरेंस प्लस ये वाली क्लीयरेंस, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा जी, ये फार्मूला है, ट्रंच की विड्थ फाइंड करनी है तो पाइप आउटर डायामीटर यानी कि बाहर से डायामीटर लेना है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय साइड क्लीयरेंस, ठीक है। तो ये फार्मूला होगा ट्रंच की विड्थ को फाइंड करने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन जॉइनिंग टू पाइप्स, जब दो पाइप्स को जोड़ते हैं तो क्या करना चाहिए जी, शुड देयर बॉटम लेवल टॉप लेवल और टॉप लेवल सेम, क्या नीचे वाले लेवल और ऊपर वाले लेवल सेम होने चाहिए। इसको क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक सीवर लाइन हमारे पास ये आई है और एक आगे जो है ना इधर जा रही है, ठीक है, यहाँ पे मेन होल है, ठीक है। तो इसका जो हमारा लेवल आया पाइप, ये वाला जो आ रहा था पाइप, और इसका जो पाइप ये है, क्या दोनों का इन्वर्ट लेवल सेम होगा। तो देखें जी, इन्वर्ट लेवल को हमने ज्यादा कोशिश करनी है कि सेम ही हो, ठीक है। क्योंकि अगर इन्वर्ट लेवल में डिफरेंस होगा, फॉर एग्जांपल एक इन्वर्ट लेवल हमारा ये आया, ठीक है, दूसरा इन्वर्ट लेवल हमारा इस पॉइंट पे आ जाता है, तो इसका मतलब है कि पानी पहले इधर तक आएगा तो फिर इधर इतना होगा तो आगे जाएगा ना, ठीक है। तो इतने एरिया में जो है ना वो सिल्ट बैठना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इन्वर्ट लेवल कौन सा होता है जी, नीचे वाला लेवल, पाइप का जो इनर और लोएस्ट लेवल होगा उसको हम बोलते हैं, यानी कि ये अगर हमारा पाइप है तो पाइप की अंदर वाली साइड का ये जो लेवल है, इस पॉइंट का लेवल, इसको हम बोलते हैं इन्वर्ट लेवल। तो इन्वर्ट लेवल सेम होना चाहिए, टॉप लेवल चेंज भी हो सकता है, क्योंकि ये हो सकता है मैंने बड़ा पाइप लगाया हो, ये छोटा पाइप लगाया हो, पाइप से मुराद के सीवर लाइन, ठीक है। तो ये जो है ना इन्वर्ट लेवल सेम होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज क्राउन। अब क्राउन क्या होता है, ये हम सीवर की मतलब के सीवर लाइन सीवरेज को डिस्कस कर रहे हैं। तो सीवरेज में अगर ये हमारे पास पाइप है तो इस पाइप का ये अगर उसकी थिकनेस है, थिकनेस में जो ये इनर लेवल होगा, लोएस्ट इनर लेवल, इसको हम बोलते हैं जी इन्वर्ट लेवल। ठीक है, ये तो इन्वर्ट लेवल हो जाएगा। ठीक है, जबकि ऊपर वाला यानी कि मैक्सिमम टॉप वाला लेकिन इनर, तो ये जो टॉप वाला इनर होगा, आउटर नहीं है मैं कह रहा, इनर हो लेकिन टॉप लेवल हो, टॉप पे जो होगा इसको हम बोलेंगे जी क्राउन। ये इसका क्राउन होगा। और क्राउन और इन्वर्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये होगा जी डायामीटर ऑफ सीवर पाइप। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वियर एंड बैराज। ये बड़ी दफा हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारा कोई गुजर रहा है रिवर, तो ये रिवर गुजर रहा है, रिवर में हमने किसी एक पॉइंट पे अगर हमने कोई रुकावट बना दी, कोई वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी जिसका पर्पस है उसको थोड़ा सा हेड अप करना और हेड अप करके कहीं से इधर से केनाल निकालना, तो ये तो वियर हो गया। लेकिन केनाल निकालने के लिए बहुत बड़ा वियर तो हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हम इसके ऊपर गेटेड स्ट्रक्चर इंस्टॉल कर देते हैं। तो ऐसा वियर जिसके ऊपर गेटेड स्ट्रक्चर जो है वो इंस्टॉल्ड कर दिए जाएं, जिससे बैग जो वाटर है वो हेड अप हो जाता है, और हेड अप होने की वजह से ये केनाल्स में जो है ना, केनाल्स इससे ऑपरेट की जा सकती हैं। देखें, इसको इस पानी को हेड अप करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि ये जो रिवर है, रिवर का जो लेवल है ये हमेशा कम होता है, जबकि जो हमने केनाल निकाली है तो मुमकिन है केनाल पता नहीं कौन कौन से एरिया से गुजर के जा रही है, तो केनाल का जो लेवल होगा बेड लेवल, वो रिवर के बेड लेवल से हाइट पे होगा। ठीक है, तो इसका लेवल हाइट पे हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अब पानी जो है वो हाइट में कैसे जाएगा, पानी तो नहीं जाएगा, तो इसके लिए गेटेड स्ट्रक्चर किया जिससे पानी हेड अप हुआ, हेड अप होने की वजह से अब ये केनाल में पानी जा सकता है। ठीक है, तो पानी जिस जिस साइड पे केनाल निकालेंगे उस साइड पे आपको इन अंडर सलूसिस प्रोवाइड करना पड़ेंगे। अंडर सलूसिस को और नॉर्मल जो बेस हैं उसको सेपरेट करने के लिए इधर डिवाइड वॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगी, डिवाइड वॉल के साथ फिश लैडर होगा। तो ये है जी वियर और बैराज में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज दी वाटर टेबल डेप्थ इन लाहौर। देखें, लाहौर का वाटर टेबल कितना है। ठीक है, लाहौर का वाटर टेबल तो अगर हमारे पास ये वाटर टेबल था कभी, तो वाटर टेबल तो डिक्रीज हो के इधर तक आ गया। यानी कि वाटर टेबल से क्या मुराद है कि कितना हम बोर करें तो हम पानी को जो है ना वो हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो देखें जी, पहले तो किसी टाइम पे जो है ना वो हमारा 200 फीट बाद पानी आ जाता था, पीने वाला पानी। ठीक है, लेकिन अब प्लस 1000 प्लस फीट नीचे जाएं, यानी कि 1000 प्लस से मुराद है कि 1000, 1100, 1200, 1300, ठीक है, इतने फुट के बाद पीने वाला पानी जो है ना वो हमें मिलता है। यानी कि अब उसका जो वाटर टेबल है वो 1000 प्लस है। ठीक है, 1000 फीट प्लस नीचे है। ठीक है, पीने का पानी, गंदा पानी तो मुमकिन है आपको 200-300-400 फुट पे मिल जाए। ठीक है, तो ये है जी 200 फीट का भी हुआ करता था, अब 800 से भी ज़्यादा है। ठीक है, अब जी क्योंकि लाहौर में ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ड्रिंकिंग वाटर आपके पास है ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 20 मिलियन जो है वो आपकी पॉपुलेशन है, और 20 मिलियन लोगों के लिए आप कैसे इतना पानी जो है ना वो उसको उनको प्रोवाइड करेंगे, जबकि 36 बिलियन लीटर पानी हर साल रेन वाटर बारिशी पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसको स्टोर नहीं किया जाता। अगर उसको स्टोर किया जाए, स्टोर करने के बाद वो फिर जो है पॉपुलेशन के लिए उसको कहीं डिज़ाइन करके उसको प्रोवाइड किया जाए तो हम जो है इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जबकि जो वासा है, वासा डिपार्टमेंट, वो जस्ट हमारे पास पॉपुलेशन कितनी थी जी, हमारे पास पॉपुलेशन थी 20 मिलियन।
अब 20 मिलियन में जस्ट 7 मिलियन पीपल्स के लिए जो है ना वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है वासा। ठीक है, 7 मिलियन लोगों को दे रहा है और बाकियों के लिए इसके पास कोई इंतजाम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पानी है ही नहीं है। अगर पानी है तो वो बहुत डीप है। इतना डीप पानी हम कैसे निकालेंगे? अगर निकालेंगे भी तो कितना निकालेंगे? और तकरीबन 31% जो लाहौर की आबादी है वो अनसेफ वाटर को यूज कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए लाहौर के लिए स्पेशली कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है लाना पड़ेगा। रावी में या तो कोई बराज बनाना पड़ेगा। अगर रावी में कहीं बराज लिंक्स केनाल के थ्रू पानी रावी में ला के उधर हम एक बराज बना दें तो बराज बनाने से ये लाहौर का जो एरिया है वो उसका वाटर टेबल जो है, क्योंकि बराज बनाने से क्या होगा, पानी नीचे बैठेगा, मतलब ऊपर पानी है ना, जितना भी पानी वो नीचे जमीन में जाएगा, इनफिल्ट्रेशन होगी। इनफिल्ट्रेशन से जो है वो पानी नीचे जाएगा और लाहौर के एरिया में वाटर रिचार्ज होगा। ठीक है, वाटर का जो है वो बढ़ेगा। अब वाटर जब बढ़ेगा तो जो है वो मैक्सिमम वाटर को हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये लाहौर एक बहुत बड़ा जो है ना वो इशू है। या उसका एक ये भी तरीका किया जा सकता है कि एक स्पेशल कनाल निकाल लीजिए। अगर ये लाहौर है तो लाहौर के एरिया में से एक छोटी सी कनाल जो है ना वो गुजार दी जाए। ठीक है, जिसमें से सिर्फ साफ पानी के लिए हो। ठीक है, तो डिफरेंट पॉइंट पे जो है ना उसके पंप्स लगा के तो वो ही वाटर को यूज किया जाए। ठीक है, बजाय इसके कि अंडरग्राउंड वाटर को मजीद निकाला जाए। अगर हम उसको रिचार्ज नहीं कर सकते तो उसकी जो है वो यूजेज को भी कम कर देना चाहिए और कोई इसका अल्टरनेटिव हल निकालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज डीपीसी? डीपीसी क्या होता है जी? डैम्प प्रूफ कोर्स। डैम्प प्रूफ कोर्स क्या होता है? ये ऐसी कोर्स होती है कि अगर हमारे पास ये कोई वॉल है या ये हमारे पास फाउंडेशन है तो फाउंडेशन के ऊपर हम ऐसी एक इम्परवियस लेयर लगा देते हैं जिससे जमीन से आने वाला मॉइस्चर जो है इसको क्रॉस नहीं कर पाता। क्योंकि पानी का एक फिनोमेना होता है, ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर जाता है, फिर ऐसे ऊपर जाता है और पूरी बिल्डिंग में फैल जाता है। ठीक है, इस कैपिलरी एक्शन को रोकने के लिए हम एक इम्परवियस मटेरियल लगा देते हैं जिससे फिर वो क्रॉस नहीं कर पाता। और इस इम्परवियस को मटेरियल को हम या इस कोर्स को हम बोलते हैं डैम्प प्रूफ कोर्स। और ये इसकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी इसमें जो है एक वर्टिकल डीपीसी होती है और एक हॉरिजॉन्टल डीपीसी होती है। ये क्या चीज़ है? ठीक है जी, डिफरेंस बिटवीन दी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डीपीसी। अब वर्टिकल डीपीसी मतलब अगर आपने कहीं बेसमेंट बनाई तो बेसमेंट से मुराद क्या है? ये हमारी अगर नेचुरल सरफेस है, ज़मीन का लेवल है तो इससे ऊपर वाली बिल्डिंग तो हमारी ग्राउंड फ्लोर हो गया ना। तो नीचे वाला अगर हमने बेसमेंट बनाया तो ये ज़मीन का जो है इससे मॉइस्चर इन वॉल्स में लगेगा तो इन वॉल में से आगे मॉइस्चर ऊपर चला जाएगा। तो इसके लिए एक तो इस साइड पे यानी कि वर्टिकली डीपीसी प्रोवाइड की जाती है और इसको फिर ऊपर ये इस तरह की हॉरिजेंटली डीपीसी प्रोवाइड की जाती है ताकि ऊपर भी ना जाए। ठीक है, हाँ इसकी एग्जांपल बताएं जी। एग्जांपल की बात अगर करते हैं तो लाहौर में अगर आप मेट्रो देखते हैं तो मेट्रो भी आप जो है ना अंडरग्राउंड बेसमेंट बनी हुई है, नीचे से होके तो आप दूसरी साइड पे जाते हैं तो वो जितनी भी वॉल्स बनी हुई हैं उनमें वर्टिकली डीपीसी हुई हुई है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका लेवल चेंज होता है, मतलब आपने एक फ्लोर बनाया, एक फ्लोर से आपने दूसरा फ्लोर बनाया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका ये फ्लोर है तो दूसरा फ्लोर हमारा जो है ये जी दूसरा फ्लोर हमारा कुछ डिस्टेंस पे ये है। ठीक है, तो जैसे ही फ्लोर हमारा चेंज होगा, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाएंगे तो तब भी हम इधर डीपीसी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नीचे से जो है वो ऊपर ना जाए। तो जहाँ पे फ्लोर लेवल चेंज हो रहा होगा, ठीक है, वहाँ पे भी हम ये प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा टनल्स में यूज़ करेंगे। इसके अलावा जी बेसमेंट में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मैनी मरलाज इन 1 एकड़? 1 एकड़ में कितने मरले होते हैं जी? 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं। एक कनाल में 20 मरले होते हैं और एक मरले में 1 एकड़ में 160 मरले होते हैं। अब जी क्वेश्चन है आपसे कि एक कनाल में सॉरी एक कनाल में नहीं, क्वेश्चन है आपके आपसे कि एक मरला में कितने कितने कनाल्स होते हैं? कनाल कितने हैं जी? एक मरले में कितने कनाल होते हैं? ये आपने इसका आंसर करना है कमेंट में। जज़ाकल्लाह जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।